नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, जो दिसंबर 2023 का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए पेपर 1 की सीरीज़ चल रही है। उसी के तहत दिसंबर 2014 का ये पेपर है, पेपर 1। पहला क्वेश्चन है, CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, कलेक्टिंग स्टाइल शीट्स, कंपैरेटिव स्टाइल शीट्स और कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल शीट्स। इसका पहला सही हो जाएगा, इसका कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MOOC का मतलब मीडिया ऑनलाइन ओपन कोर्स, मैसाचुसेट्स ओपन ऑनलाइन कोर्स, बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन कोर्स या फिर माइंड ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसका सी सही हो जाएगा। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, MASSIVE, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, MOOC होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिफ, JPG, BMP, PNG फाइलों के एक्सटेंशन के रूप में उपयोग की जाती है, जो स्टोर करती है ऑडियो डेटा, छवि डेटा, वीडियो डेटा या फिर टेक्स्ट डेटा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, छवि डेटा। ठीक है, ये सारे फोटो फॉर्म में आते हैं। ठीक है, जो पिक्चर्स होते हैं उस फॉर्म में आते हैं, तो छवि डेटा इसका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतीक AF का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? बाइनरी नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या प्रणाली, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली या फिर अष्टक संख्या प्रणाली। ये सी सही हो जाएगा। हेक्साडेसिमल में A to F हेक्साडेसिमल में यूज़ होता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये बाइनरी सिस्टम में आता है, हेक्साडेसिमल A to F। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खोज इंजन नहीं है? गूगल, क्रोम, याहू या बिंग। ये खोज इंजन है, ये भी खोज इंजन है और ये भी खोज इंजन है। ये क्रोम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दो सूची दी गई हैं, उनको मिलाना है, उनका मिलान करना है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ। ठीक, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, तो ये बी हो जाएगा। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, सी सही हो जाएगा। मतलब सी का ए हो जाएगा। और विश्व एड्स दिवस यहाँ डी हो जाएगा। तो सी डी बी ए हो गया ना। तो चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु में गैसीय प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के मानव जनित स्रोतों में से एक है। सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, फोम उद्योग और कीटनाशक उद्योग। ये क्वेश्चन अब तक आता है। ठीक है, ये 2014 का दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन ये क्वेश्चन अब तक आता है। 2022-23 में भी क्वेश्चन आ चुका है ये, कि वायु में गैसीय प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मानव जनित स्रोत में से एक है, या फिर कार्बन मतलब CFC से रिलेट करके क्वेश्चन जरूर आता है। CFC बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये फोम हो जाएगा, फोम उद्योग। ठीक, 2021 में भी आया था, 2022 में भी आया था ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी संस्था को डिग्री प्रदान करने या अनुदान देने का अधिकार है? इसमें देखते हैं, संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक विद्यालय, एक विश्वविद्यालय, ये सही है। संसद के अधिनियम के द्वारा कोई भी विश्वविद्यालय स्थापित होता है तो उसे डिग्री प्रदान करने का अधिकार होता है, अनुदान देने का अधिकार होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, विधान के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय, ये भी ठीक है। विधान के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय, ये भी ठीक है। उसके बाद तीसरा है, भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय। नहीं, भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय को ये अधिकार नहीं है, क्योंकि डिग्री प्रदान करने और अनुदान देने दोनों की बात की गई है, ठीक है ना। और उसमें यह लिखा गया है, एक संस्था जो विश्वविद्यालय माना जाता है, जब देखिए भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा जो स्थापित होता है विश्वविद्यालय, वो कहीं ना कहीं से अफिलिएट कर देता है या फिर अफिलिएट नहीं भी करता है तो उसे इशू करने का अधिकार नहीं है, ठीक है, डिग्री इशू करने का अधिकार नहीं है। चौथा है, एक संस्थान जो विश्वविद्यालय माना जाता है, बिल्कुल सही, संस्थान जो विश्वविद्यालय माना जाता है वो डिग्री प्रदान कर सकता है, अनुदान दे सकता है, तो सी सही हो जाएगा इसका, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन के उपकरण है? सोशल ऑडिट सही है, शक्तियों का पृथक्करण, सिटीजन चार्टर और सूचना का अधिकार, सभी सही हैं, ठीक, तो डी सही हो जाएगा इसका, डी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चक्रवात हुदहुद किस राज्य के तट से टकराया था? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या गुजरात? इसका तो कट टू कट आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक। आंध्र प्रदेश वो बंगाल की खाड़ी में आया था, ठीक है, हुदहुद बंगाल की खाड़ी में आया था। अच्छा, ये आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा तूफान या फिर चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया और कौन अरब सागर में आया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आपको ये पता रहेगा कि अरब सागर में कौन सा आया और बंगाल की खाड़ी में कौन सा आया, तो आप इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि उससे रिलेट करके कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। भले ही आप उसमें पढ़े ना हो, लेकिन आप उसका आंसर शायद कर पाएँ और मे भी सही हो जाए। बस ये आपको पता होना चाहिए, ये सबसे बेसिक बात है कि तूफ़ान कहाँ आया था या फिर चक्रवात कहाँ आया था। चक्रवात अगर बंगाल की खाड़ी में आएगा तो इधर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य प्रभावित होंगे। अगर अरब सागर में आ गया तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल जैसे राज्य प्रभावित होंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अक्षय प्राकृतिक संसाधन नहीं है? स्वच्छ हवा, ताज़ा पानी, उपजाऊ मिट्टी, ये तीनों हैं, नमक नहीं है, ठीक है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन नहीं पूछा है ना, तो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार निहित है। स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या फिर शोषण के खिलाफ अधिकार? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार निहित है, ठीक है। मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, तो बी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शैक्षिक योजना पर क्षमता निर्माण का प्रस्ताव है से संबंधित है? NCERT, देखिए NCERT, NCERT, UGC, NAC या फिर NUEPA, न्यूपा। न्यूपा के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, बाकी सभी इम्पोर्टेंट है लेकिन न्यूपा ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके दिसंबर के एग्ज़ाम के मद्देनज़र, ठीक। तो 17 का डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्षमता निर्माण का प्रस्ताव से संबंधित है न्यूपा।
निपा का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग निपा का फुल फॉर्म बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दो सत्रों के बीच का अंतराल अधिक नहीं होना चाहिए, सबको पता होगा। आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षण के दौरान छात्रों की अधिकतम भागीदारी संभव है व्याख्यान विधि में, प्रदर्शन विधि में, आगमनात्मक विधि में या पाठ्य पुस्तक विधि में। ये जून 2014 में भी आया था, दिसंबर 2014 में भी आया था। ठीक, शिक्षण के दौरान छात्रों की अधिकतम भागीदारी संभव है, किस में संभव है? तो आगमनात्मक विधि में, आगमनात्मक विधि में संभव है। ठीक, इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद आपका नियम बनाया जाता है। ठीक है, उदाहरण से नियम की तरफ जाता है ये आगमनात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें अगर आगमनात्मक नहीं होता तो क्या करते हैं? प्रदर्शन लगा देते हैं। ठीक, अगर आगमनात्मक नहीं होता तो प्रदर्शन लगा देते हैं, लेकिन आगमनात्मक होगा तो सबसे पहले हम आगमनात्मक के साथ जाएंगे। ठीक है, तो 20 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक द्वारा निर्देशात्मक सहायता का उपयोग किया जाता है। शिक्षक द्वारा निर्देशात्मक सहायता का उपयोग किया जाता है। वर्ग की महिमा करें, छात्रों को आकर्षित करें, अवधारणाओं को स्पष्ट करें, अनुशासन सुनिश्चित करना। ये बिल्कुल साफ आंसर है। ठीक है, पूरा साफ झलक रहा है आंसर, आप लोग आंसर कीजिए। अनुशासन की बात तो करेगा नहीं। ठीक, छात्रों को आकर्षित करना है नहीं, वर्ग की महिमा नहीं, अवधारणाओं को स्पष्ट करें। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है फिर भी आप सही कर सकते हैं इसको। अवधारणाओं को स्पष्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहा गया शिक्षक द्वारा निर्देशात्मक सहायता का उपयोग किया जाता है अवधारणाओं को स्पष्ट करने में। सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक का दृष्टिकोण जो शिक्षण से प्रभावित होता है। अफेक्टिव डोमेन, संज्ञानात्मक डोमेन, कनेक्टिव डोमेन या फिर साइकोमोटर डोमेन। अफेक्टिव डोमेन सही हो जाएगा। ठीक है, अफेक्टिव डोमेन सही हो जाएगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है, किसके द्वारा कहा गया है? ये तो हम नहीं बताएंगे, ये आप लोग खुद बताइएगा। और बहुत आसान आंसर है इसका, और सबको पता होगा, मैं ऐसा मान कर चलता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, या फिर बता दें, या फिर रहने ही देते हैं, बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसका आंसर देखिए सी है। ये कई जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, ये कई जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक निर्धारित स्तर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण का निर्धारित स्तर नहीं है? पहला याद, दूसरा समझ में आना, तीसरा चिंतनशील और चौथा भेदभाव। ठीक, निर्धारित स्तर नहीं है पूछा है, तो भेदभाव डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसर्च डिज़ाइन क्या है? ये आ गया मज़ेदार क्वेश्चन। रिसर्च डिज़ाइन क्या है? रिसर्च से क्वेश्चन आया। अनुसंधान के संचालन का एक तरीका जो सिद्धांत में आधारित नहीं है। गलत। गुणात्मक या मात्रात्मक तरीकों का उपयोग करने के बीच का विकल्प। गलत। वह शैली जिसमें आप अपने शोध के निष्कर्षों को प्रस्तुत करते हैं, जैसा एक ग्राफ। गलत। शोध के निष्कर्ष हम प्रस्तुत नहीं करते हैं इसमें। ठीक है, डेटा के संग्रह और विश्लेषण के हर चरण के लिए रूपरेखा। बिल्कुल सही, ये एक रूपरेखा है। ठीक है, ये एक रूपरेखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी सही हो जाएगा इसका। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और अक्सर पूछे जाते हैं डिज़ाइन के बारे में। रिसर्च डिज़ाइन अक्सर पूछा जाता है, परिकल्पना अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, और शून्य परिकल्पना अक्सर पूछा जाता है। अब तो इसमें त्रुटियां भी पूछी जाने लगी हैं। नमूना मामलों का अर्थ है एक नमूना फ्रेम का उपयोग कर नमूना,
अनुसंधान के लिए उपयुक्त लोगों की पहचान करना, वस्तुतः शोधकर्ता का संक्षिप्त मामला या फिर लोगों, अखबारों, टेलीविज़न कार्यक्रमों आदि का नमूना। ये सही हो जाएगा, ठीक है। नमूना के मामले में ये सबसे अच्छा सही है, सबसे अच्छा आंसर है, ठीक है। लोगों, अखबारों, टेलीविज़न कार्यक्रमों आदि से नमूना इकट्ठा करते हैं तो वो ज़्यादा रिलायबल होता है, ठीक है, वो ज़्यादा विश्वसनीय होता है और निष्कर्ष भी उससे अच्छे निकलते हैं, ठीक। क्योंकि ये यहाँ कई चीज़ें मिल जाएंगी, लोगों से अलग मिल जाएगा, अखबारों से अलग मिल जाएगा, टेलीविज़न से अलग मिल जाएगा, ठीक। तो कई जगहों से अगर आप अपने जिस विषय के बारे में शोध कर रहे होते हैं, अगर उसके लिए जानकारियाँ कई जगहों से इकट्ठी करते हैं तो वो ज़्यादा विश्वसनीय होता है और उसका विश्लेषण भी आप अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो उसके बाद 29वां क्वेश्चन देखते हैं। एक अनुसंधान डेटा की आवृत्ति वितरण जो एक सामान्य वितरण के समान आकार में सममित है लेकिन केंद्र शिखर बहुत अधिक है, वह कौन सी है? तिरछा, मेसोक्यूरिक, लेप्टोकर्टिक या फिर प्लैटिक्यूरेटिक। ये लेप्टोकर्टिक होता है, ठीक। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक सामाजिक शोध करने की योजना है तो यह बेहतर है कि विषय को खुले दिमाग से स्वीकार करें। सही बात है। इसमें फंसने से पहले एक पायलट अध्ययन करें। नहीं, ये जरूरी नहीं है। इसमें ऑप्शन तो बस यही है ना, एक ही छांटना है, तो बस एक सही हो गया यहाँ। और क्या है? विषय पर साहित्य से परिचित हो, ये जरूरी नहीं है। सिद्धांतों के बारे में भूल जाओ, बिल्कुल गलत। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब शिक्षाविदों को कुछ विषयों पर श्रोताओं को व्याख्यान या प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है, यह शैक्षिक प्रकृति के विषयों का एक सेट कहा जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठी, कार्यशाला या फिर संगोष्ठी। यहाँ संगोष्ठी 2 बार दिया है, ठीक है। तो जब शिक्षाविदों को कुछ विषयों या पर श्रोताओं को व्याख्यान या प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है तो उसे संगोष्ठी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आपका डी भी सही हो जाएगा, दोनों सही है। अच्छा, कार्यशाला के लिए आपको एक कीवर्ड बता देते हैं कि जहाँ भी सीखने की बात आएगी, ठीक है, जहाँ भी आपको सीखने की बात आ जाएगी, कुछ भी आप सीख रहे हैं तो वो कार्यशाला हो जाएगा, ठीक है। कार्यशाला मतलब आप कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो जब भी सीखने की बात आ जाए, कुछ भी जानने की बात आ जाए तो वहाँ कार्यशाला लगा दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ बी और डी, बी एंड डी बोथ आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीडिया के रूप में जाना जाता है पहला स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट या फिर चौथा स्टेट। मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता है, ठीक है। मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता है, ये सबको पता होगा, आई थिंक सो। चौथा सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचार की वह विधा जिसमें एक ही स्रोत से बड़ी संख्या में रिसीवर को एक साथ सूचना प्रसारित करने को कहा जाता है। समूह संचार, मास कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या फिर पारस्परिक संचार। इसमें मास कम्युनिकेशन हो जाएगा। हिटलर ने इसका प्रयोग किया था, ठीक है। हिटलर ने मास कम्युनिकेशन का ही प्रयोग किया था, तो इसका बी सही हो जाएगा। इंटरपर्सनल ये होता है कि जब हम दूसरों से, दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक। तो मास कम्युनिकेशन यहाँ सही हो जाएगा। और इंट्रापर्सनल वो होता है जब हम खुद के अंतरात्मा से ही बात कर रहे होते हैं, तो इंट्रापर्सनल होता है, ठीक है। तो ये बी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीत पत्रकारिता शब्द का अर्थ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन आता है, अक्सर क्वेश्चन आता है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए स्टार बनाना नहीं आ रहा है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। पीत पत्रकारिता शब्द का अर्थ आतंकवाद और हिंसा के बारे में सनसनीखेज खबर, पाठकों दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनीखेज खबर और अतिशयोक्ति, कला और संस्कृति के बारे में सनसनीखेज खबर और सनसनीखेज समाचार पीले कागज में छपता है। देखिए अक्सर क्या होता है कि जब न्यूज़ चैनल देखते हैं हम, तो ऐसे बढ़ा चढ़ा कर बातें कही जाती हैं,
छोटी सी बात को भी बढ़ा चढ़ा दिया जाता है, अतिशयोक्ति होती है उसमें। ठीक, और ये बी सही हो जाएगा। आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है इसमें। ठीक है, तो पाठकों या दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनीखेज और अतिशयोक्ति करना पीठ पत्रकारिता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। कक्षा में शिक्षक संदेश या शब्दों के रूप में संदेश भेजता है। छात्र वास्तव में है एनकोडर, डिकोडर, आंदोलनकारी या फिर प्रचारक। कक्षा में, ध्यान से पढ़िएगा, कक्षा में शिक्षक संदेश या शब्दों के रूप में संदेश भेजता है, तो वहाँ छात्र क्या होगा? वहाँ छात्र डिकोडर होगा। ठीक, क्यों? यहाँ एनकोडर तो टीचर हो गया, ठीक, यहाँ एनकोडर टीचर हो गया और डिकोडर स्टूडेंट हो गए। ठीक, तो यहाँ बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर करने का मन करे तो कर दीजिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।